नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बेटा करने वाले हैं क्लास 10th इको का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। तो इस चैप्टर में हम अब आगे जो पढ़ेंगे वो कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको चुटकियों में वो समझ आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम टॉपिक शुरू करते हैं पंकज से। पंकज जो है एक 25 साल का लड़का है जिसकी फैमिली में 15 मेंबर्स हैं। इन 15 मेंबर्स में से एक बहुत छोटा बच्चा है जो बहुत छोटा है, कुछ करता नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है। बाकी 14 लोग जो है वो एक तरीके से सही है, मतलब बड़ी भी हैं और इसमें 18 प्लस के बच्चे भी आपके। अब क्या होता है, अब पंकज के पास जो है वो 5 हेक्टेयर्स का लैंड है। पंकज के पास 5 हेक्टेयर्स का लैंड है जिस पे ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिस पे ठीक है, और ये लोग डिपेंड रहते हैं रेन पे, मानसून पे डिपेंड रहते हैं आपके ये। अब इतनी ज़मीन पे पंकज की फैमिली में से पीपल वर्किंग 14 लोग जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। इतनी ज़मीन पे पंकज की फैमिली में से 14 लोग काम कर रहे हैं, 15 एक्चुअल में है, एक छोटा बच्चा है, 14 लोग काम करते हैं। बट अब सवाल ये है कि जो 14 लोग काम करते हैं क्या वो सब एम्प्लॉयड हैं? पीपल वर्किंग एक्चुअली 14, क्या ये सब एम्प्लॉयड हैं? हम्म ऐसा सवाल आता है। इसका जवाब है नहीं। एक्चुअल में जो है ना, एक्चुअल में ये काम जो है ये सिर्फ 8 बंदों का है। जितना काम है ना यहाँ पे वो सिर्फ 8 का काम है, लेकिन उस काम को इतना डिवाइड कर दिया गया है कि 14 लोग काम कर रहे हैं उसको, यानी कि 6 बंदे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं बिना किसी काम के। ये 6 बंदे ना हो ना अगर, तब भी काम होगा सही से, लेकिन इन 6 बंदों को एक्स्ट्रा काम दिया गया है। तो ये जो 6 बंदे हैं इनकी जो पोजीशन, इसे क्या बोला जाएगा आपका ये। तो इसको अगर हम देखें तो एवरीवन इज़ वर्किंग, 14 के 14 लोग काम कर रहे हैं। नन रिमेन्स आइडल, कोई भी इसमें खाली नहीं है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, यानी कि अगर एक बंदे की काम करने की क्षमता 8 घंटे है तो उसको सिर्फ 5 घंटे काम करना पड़ा, यानी कि 3 घंटे उसके ऐसे ही लग रहे हैं, ऐसे मतलब वो 3 घंटे और काम कर सकता है, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि काम बढ़ गया ना, लेबर एफर्ट यहाँ पे क्या हो गए, डिवाइड हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है वो क्या शो कर रही है, ये चीज़ बेटा यहाँ पे आपको सिंपली शो कर रही है कि ये जो कंडीशन है, ये जो बेटा हालात है, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन फुली कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। रोज़गार तो है लेकिन सबके पास रोज़गार एक्चुअल में है ही नहीं आप। तो ये जो बेटा सिचुएशन होती है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, ठीक है ना, लोग काम तो कर रहे हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। एक बंदे में काम करने की क्षमता 8 घंटे है लेकिन उसको सिर्फ 5 घंटे काम करने दे रहे हैं। वो 3 घंटे जो है वो कर सकता है लेकिन उसे करने नहीं, क्यों? क्योंकि वो 3 घंटे का काम कोई और बंदा कर रहा है, काम और फैला दिया गया, बांट दिया गया है आपका। इट इज़ हिडन, ये छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी यहाँ पे क्या है, हिडन है, छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई एक फैमिली की बात हो रही है ना, एक फैमिली के फालतू लोगों को लगा रखा है ऐसे किसी काम के लिए, जबकि अगर वो लोग काम नहीं करते, ये लोग 6 काम अगर नहीं भी करेंगे ना तो 8 लोग भी काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फाइन, ये हमारा हो चुका है। इसी के साथ साथ वन मोर कंसेप्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कि इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट विच इज़ क्लियरली विजिबल, साफ दिख रहा है कि बंदा बेरोजगार है। एंड सीन डैट सम पीपल, वो बंदा काम करना चाहता है, ही वॉन्टेड टू वर्क बट उसके पास क्या है, उसके पास में काम नहीं है, ही डो नॉट हैव एनी वर्क, ठीक है। सो ये होता है ओपन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक हम बात करते हैं ओपन एम्प्लॉयमेंट की। तो डिस्गाइज में क्या होता है कि काम है, काम दिया हुआ है, जो काम कर सकते हैं 5 बंदे वो काम कर रहे हैं 10 बंदे, ठीक है ना। 5 बंदों वाला काम जो है वो 10 बंदे कर रहे हैं। इनके एफर्ट्स को बांट दिया गया है, यानी कि जो 5 बंदे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड है बट
विजिबल नहीं है तो उसको हम डिस्गाइज या अंडर एम्प्लॉयमेंट में डाल देते हैं। और ओपन मीन्स कि विजिबल है भाई, वो क्या है, वो लोग भाई बेरोज़गार हैं, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं यहाँ पे आपका। ठीक है डन। अब सवाल आता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे भगाया जाए और एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका आता है। सो सबसे पहले पॉइंट, फोकस ऑन बैंक क्रेडिट, यानी कि भाई जो बैंकों द्वारा लोन दिया जा रहा है, जो बैंकों द्वारा आपका उधार देते हैं, तो वही मतलब बैंक्स को लोन देना चाहिए। यानी कि बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन टू स्मॉल फार्मर्स फॉर बाइंग, ठीक है ना, जो किसान होते हैं उन छोटे किसानों को बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, इरिगेशन के लिए जो है वो लोन देना चाहिए। दिस इनेबल डैम टू ग्रो टू और मोर क्रॉप्स, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर अर्निंग्स, उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी जब उनको लोन मिलेगा तब वो ये सब खरीद पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब डैम बनते हैं, कैनाल्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं और बाकी से होती हैं, तो उस जगह पे इन छोटे लोगों को जो है, जो बेचारे किसान हैं या कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार दिया जाए, उनको यहाँ पे काम करने का जो है वो मौका दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करके जो है, जो बेचारे हमारे गरीब वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं जो गाँवों में, उनको रोज़गार दिया जाए। यानी कि सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज in semi-rural areas like rice mill, दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अगर ये तरीके होंगे देश में तो डेफिनेटली कभी भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, छोटे स्तर पे भी आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में आपका आता है, एक और टॉपिक की इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। जब भाई सबके पास अच्छी एजुकेशन होगी, वो हेल्थ वाइज काफ़ी सही रहेंगे, सेफ रहेंगे, और टूरिज़्म की जानकारी होगी, डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिंग जॉब्स इन हेल्थ एजुकेशन सेक्टर बाय ओपनिंग मोर डिस्पेंसरीज, स्कूल्स इन रूरल एरियाज अलॉन्ग विद इंकरेजिंग टूरिज़्म। अगर ये सब होगा तो डेफिनेटली उनको पास जॉब अच्छी खासी होगी। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स का स्कोप है और टूरिज़्म सेक्टर में 35 लाख जॉब्स का स्कोप है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट एक अच्छे स्तर पे जा सकता है अगर उसको सही से किया जाए आपका इम्प्रूव। नेक्स्ट टॉपिक, नरेगा, या यू कैन से मनरेगा, या यू कैन से MGNRGA, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। पहले पढ़ लो है क्या है नरेगा। सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब बना था ये तरीके से, 2005 में, इट वाज फॉर्मेटेड इन 2005 एंड लॉन्च्ड बाय PM ऑफ इंडिया ऑन 2 फरवरी 2006। ठीक है, पहले इसका नाम था नरेगा। लेटर ऑन इट्स नेम चेंज टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये पढ़ ली। अब इसमें है क्या, ये किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका उन लोगों के लिए जो गरीबी से प्रताड़ित है, यानी कि इट टारगेट्स पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी इन द रूरल एरिया, जो बेटा एक तरीके से गाँव के बेटा क्षेत्र में जो लोग बेटा गरीबी से प्रताड़ित हैं, उनके लिए बेटा इसको जो आपका वो बनाया गया था आपका ये। द स्कीम गारंटीज, ये स्कीम क्या बोलती है, द स्कीम गारंटीज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है ना, 100 दिन का रोज़गार मिलेगा 625 डिस्ट्रिक्ट में हर एक परिवार को, और जिन एरियाज़ में सूखा पड़ जाता है वहाँ पे 150 दिन को इनका रोज़गार मिलता है, गारंटीड 100 दिन का रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, 625 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आपकी बात हो रही है। ग्राम पंचायत जो होती है, आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड्स एंड इशू जॉब कार्ड टू दैम। ठीक है, एक तरीके से वेरीफाई करके फैमिली को वो ज़रूरत है नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क बिकॉज इफ गवर्नमेंट फेस ड्यूटी टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू पीपल। ठीक है ना, अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो भैया इस स्कीम के द्वारा जो है वो जनता को, जो गरीब लोग हैं, उनको रोज़गार देके उनको एक गरीबी के स्तर से आपका उठाया जाएगा। ये इस स्कीम में था। ये कुछ टर्म्स बेटा आप सबको ढंग से याद करने जो आपको पता होने चाहिए आपके यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम देखते, देखो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है हमने 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सब भी आपको पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
तो देखो एक्चुअल सेंस क्या बोलती है। पहला आपका आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज समझ रहे हो, वर्ड लग रहा है कि मतलब सिस्टमैटिक वे से काम होता होगा, यानी कि इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर वर्कर्स आर गिवन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, जहाँ पे वर्कर्स को एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, एक रेगुलर चीज़ दी जा रही है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। ये जो होते हैं सेक्टर्स, ये ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होते हैं और उनकी गाइडलाइंस पे आपका काम करते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा दिए गए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो भी करते हैं। लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा, इन सब की बात को ये फॉलो करते हैं। ठीक है ना, जितनी जितनी बातें हैं, जो भी अब कंपोजिशन होता है वो उसको फॉलो भी करते हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, तो यहाँ के वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं। इनके टाइम काम करने के घंटे फिक्स होते हैं कि भैया सुबह 10 से लेकर शाम 5 तक काम करना है, तो इतना ही काम करना है, इससे ऊपर नहीं, ज़्यादा नहीं आपका ये। इनको पेड लीव्स मिलती हैं वर्कर्स को, इनको ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पे किया जाता है, इनकी पेंशन आपकी जो है वो बंधी होती हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी होती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के उनको निकाल दिया, ये सब होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इसमें क्या होता है, ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, क्या स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स आपकी होती हैं, विच आर अनरजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये क्या है, ये सरकार की बातों को ना मानती, ना ये सरकार के साथ होती हैं, रजिस्टर होते हैं आपकी। ये डू नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, कब जॉब से जाए पता नहीं है आपको। ये वर्किंग आवर्स यहाँ फिक्स नहीं होते हैं, कभी भी हो सकता है 12 घंटे भी, कभी 10 घंटे भी, कभी मतलब हो सकता है ज़्यादा, कम नहीं तो होती है। ना ये आपको पेड लीव देते हैं, ना होती है ओवर टाइम की प्रोविज़न, ना यहाँ पे कुछ पेंशन मिलती है। बस एक प्राइवेट नौकरी होती है यहाँ पे आपकी, जिन सबको आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको डाल दिया जाता है। ठीक है, सो बेटा दोनों में डिफरेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्शन किसकी, वर्कर्स की, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कैसे की जा सकती है प्रोटेक्शन। सो पहला क्या आता है आपका, इन रूरल एरियाज फार्मर्स कैन बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। अगर हम गाँवों की बात करें तो भाई फार्मर्स को टाइम टू टाइम आपको उनकी सीड दिया जाए, उनका एग्रीकल्चर इनपुट दिया जाए, उनको उधार दिया जाए, उनकी स्टोरेज और उनकी मार्केटिंग आउटलेट्स को बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके से वो बच सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। अगर हम शहरों की बात करें, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। ठीक है ना, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा के सरकार जो है वो कर सकती है हेल्प गरीबों की, ताकि वो एक प्राइवेट एमएनसी में फालतू में पिसे ना। सो बच्चों, ये टॉपिक हमारा हो चुका है, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में।